इजराइल पर ईरान के हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट धमाकों और सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल ने आज सुबह तेहरान पर हमला किया, जिसकी तस्दीक इजराइल के वजीर दिफा ने की और इसी के साथ इजरायली फौज ने पूरे मुल्क में अपने शहरियों के लिए प्रोएक्टिव अलर्ट जारी किया है और सायरन बजाए हैं ताकि मुमकिन ईरानी मिसाइल हमलों से पहले लोग महफूज मकामात पर जा सके। इजराइल को हमले में अमेरिका का साथ मिल रहा है, यानी ये मुश्तरका हमला है और इस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान में कई जोरदार धमाकों की खबर भी सामने आई है। मकामी मीडिया और चश्मदीदों के मुताबिक राजधानी के मध्य हिस्से में कई धमाके हुए हैं। ये हमले और जवाबी हमले ऐसे वक्त में हो रही हैं जब ईरान और अमेरिका के बीच जौहरी प्रोग्राम को लेकर सिफारती बातचीत जारी है। जुमेरात को जिनेवा में दोनों फरीक के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई थी और पीर को चौथे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन इजराइल की फौजी कार्रवाई ने इस डिप्लोमेसी अमल पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान को बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक बताया था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बढ़ते खतरे के मद्देनजर इजराइल से गैर जरूरी सिफारती एहलकारों को हटाने की इजाजत दी थी। वहीं इस बीच ईरान ने भी इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में भी अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया है। इतलात के मुताबिक तकरीबन 8 मुल्कों पर हमला कर दिया गया है। बहरीन में यूएस नेवल बेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जबकि यूएई के अल धाफरा में यूएस एयरबेस पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। और वहीं तेहरान में हुए एक स्कूल पर इजरायली हमले में तकरीबन 40 तालिबात के मारे जाने की खबर है। हालात बहुत खराब होती हुई नजर आ रही हैं। ईरान पलटवार कर रहा है। वाज़ेह रहे कि इस जंग की शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका जिस तरीके से अटैक किया है, उसके बाद जो नतीजे सामने आए हैं, ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया है। और आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के कई ममालिक के ऊपर ईरान ने अमेरिकी बेस के ऊपर निशाना साधा है, हमला किया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से और एक भारी नुकसान पहुंचाया है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका भी तारुफ आपसे कराएंगे। हमारे साथ राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए, और लोग भी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले राहुल लाल साहब, आपके पास आना चाहूंगी। अमेरिका किस तरीके से पीठ में छुरा घोंपता है, आज इसकी एक और तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। ईरान जिनेवा में बातचीत की टेबल पर था और तीसरे दौर की बातचीत के बाद पहले चौथे दौर की बातचीत से पहले, जो कि पीर को होनी थी, मंडे होनी थी, उससे पहले ही अटैक कर दिया गया। ट्रंप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, कितना घातक होगा उनके लिए ये? देखिए, ट्रंप काफी खतरनाक खेल खेल रहे हैं और जिस प्रकार से एक तरह से आप ईरान के साथ शांति प्रक्रिया पे वार्तालाप हो रही थी न्यूक्लियर चीजों को लेकर, और उस वार्तालाप के बीच में ये हमले जिस तरह से किए गए इजराइल और अमेरिका दोनों के द्वारा ज्वाइंट रूप से, तो ये स्पष्ट है कि इसके नतीजे बड़े खतरनाक होने वाले हैं। और वो देखिए, वो दिखा भी है। ईरान को देखिए, हम लोगों को याद है कि पिछले साल जून में भी जो है कि उस समय भी हमले हुए थे। वो हमले भी पहले शबनम जी इजराइल ने शुरू किए थे, बाद में उस हमलों में भी अमेरिका शामिल हुआ था और उस समय भी इन लोगों को झुकना पड़ा था। आज जिस तरह से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और अमेरिका के 8 अलग अलग जो देशों में जो उसके सैन्य बेस हैं उसके ऊपर हमले हुए हैं, तो मिडिल ईस्ट जिस तरह से थर्राया है, ये पूरे दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय है कि अभी भी ऊर्जा का स्रोत वही है। और एक तो यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम कुछ इस दुनिया में बचे हैं कि नहीं बचे हैं। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि गजा के मामले को लेके वहां पे क्या स्थितियां बनी, और अब बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के जिस तरह से इजराइल और अमेरिका दोनों ने जो है कि हमले किए हैं ईरान के ऊपर। और देखिए, हमलों के नजरिए से भी यह स्पष्ट है कि हमले कहां कहां पे हुए हैं। देखिए, हमले करते समय जो धमाके दिखे वो राष्ट्रपति के ऑफिस के सामने में दिखे, सर्वोच्च नेता जो कमांडर है उनके यहाँ पे दिखे, तो कहीं कहीं अमेरिका का मकसद वही है जो पिछले जून में वो मकसद पूरा नहीं हुआ कि वो वहां पे खमनेई साहब को कहीं कहीं उनको जो है कि अपदस्थ करके उनको हटाने के लिए सारी रस्साकसी चल रही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था पिछले जून में भी कि शबनम जी देखिए, ये चीज अमेरिका को उस समय भी भारी पड़ा था और ये मामला इस समय भी भारी पड़ने वाला है। ईरान कोई छोटा मोटा सा देश नहीं है, उसने अपनी शक्तियों को जून 2025 में भी दिखाया था, और वो आज जैसे ही हमले हुए और हमले के बाद जिस तरह से अलग अलग हिस्सों से लगातार खबरें आने लगी, कभी बहरीन से, कभी कुवैत से, कभी इराक से, अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से ईरान के जो है कि हमले हुए हैं, और यहां तक कि इजराइल के हाइफा में भी उसके जिस प्रकार से हमले हुए हैं,
तो ईरान की जवाबी कार्रवाई काफी ठोस, काफी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन इस दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनेशनल कानूनों की कोई स्थिति है या कैसे नहीं है, होगा राहुल ये गांधी एक लॉ एंड सोचने वाली ऑर्डर, स्थिति आ जब गई। सुपर पावर अमेरिका ही तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा ये पहली मर्तबा नहीं है, सीधे तौर पर जंग अब हुई है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि अमेरिका ने किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाई है और कैसे इजराइल की पुष्टपनाही करते हुए ईरान के ऊपर उसने पीछे से अटैक किए हैं इजराइल के साथ मिलकर। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि जंग में सीधे तौर पर आप भी शामिल है, और एक लंबे अरसे से अमेरिका इजराइल के साथ बना हुआ है। अब तस्वीर पूरी खुलकर सामने आ गई है। मेरे साथ सोहेल काजमी साहब भी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सोहेल काजमी साहब, ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया के जरिए पूरा प्रोपेगेट किया जा रहा है कि अमेरिका अपने नागरिकों की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने की कोशिश होती है, लेकिन जब उसमें ट्रंप कामयाब नहीं होते हैं तो आप इजराइल के साथ मिलकर सीधे तौर पर ईरान पर अटैक कर देते हैं। और रीजन क्या दिया जाता है? आप बैलिस्टिक मिसाइल मत बनाइए, आप जो है अपने परमाणु जो हथियार बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं वो मत बनाइए, जबकि आपके पास सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन आप सिर्फ शको शुबात में इतना बड़ा अटैक करते हैं। पहले तो गुड इवनिंग आपको और मेरे को पैनलिस्ट को। बिल्कुल आपने ठीक कहा, शको शुबात, वो भी दूसरे ममालिक पे। आप खुद क्या बनाते हैं? खुद आप न्यूक्लियर पावर स्ट्रांग मुल्क रहना चाहते हैं, पूरी दुनिया में राज करना चाहते हैं, हर छोटे बड़े मुल्क के साथ इंटरफेरेंस करना चाहते हैं। भारत जैसे देश के साथ भी बताते हैं कि हमें कच्चा तेल और पक्का तेल किस मुल्क से लेना है। जिसके साथ अमेरिका की दोस्ती हो उसके साथ सबकी दोस्ती होनी चाहिए, और जिसका अमेरिका दुश्मन बन जाए उसके सारे दुश्मन बन जाने चाहिए। ये अमेरिका ट्रंप 2 की जो वापसी है ये पूरी दुनिया के लिए तो खतरनाक है ही है, लेकिन अमेरिका के लोगों के लिए, अमेरिका के जो अपनी एक रख रखाव है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसमें अमेरिका के लोग सड़कों पे मुजाहिरा कर रहे हैं। अमेरिका के एक्स सदर जितने भी रहे वो उसके लिए मुजाहिरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका जो है उसके खिलाफ ऑर्डर्स दे रही है। तो मैं समझता हूं इम्पीचमेंट होना बहुत संभाविक है आने वाले दिनों में। अगर इम्पीचमेंट नहीं होगी ट्रंप की तो मैं समझता हूं अमेरिका की जो छवि है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तरीकाकार है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो जाएगा। इट्स नॉट ईरान। ईरान की एक सभ्यता है, ईरान का एक कल्चर है, ईरान की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो 2500 साल पुरानी है। अमेरिका से तो अभी 200 साल से भी कम से उसका वजूद बना है, और वो किसी भी मुल्क को जो इतना ओल्डेस्ट, इतना हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट रखने वाला मुल्क है, उसको एक टेररिस्ट नेशन का खिताब देता है। डिस्पाइट इतने कंस्ट्रेंट, इतनी सैंक्शन लगाने के बाद भी सिर्फ कसूर यह है कि वो मुल्क बढ़ कैसे रहा है, वो मुल्क चल कैसे रहा है, वो मुल्क अपने असासे को रोक के बना के सवाल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुल्क अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा है, अमेरिका की पपेट नहीं है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में दूसरे ममालिक बने हुए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर ये खुदा न खास्ता, पहले तो हम दुआ गो हैं क्योंकि हर जगह इंसानियत मरेगी। जहां जहां भी आप देखेंगे, जहां लोग मरते हैं तो समझिए इंसानियत का कत्ल होता है। अगर ये वॉर नहीं रुकती है, अभी तो सिर्फ रिटेलिएशन चल रही है, अगर ये रिटेलिएशन वॉर में कन्वर्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं ये बड़ा इसका आकार हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं बहुत से ममालिक हैं पूरी दुनिया में जो खुल के अमेरिका के सामने आएंगे वंस दिस एक्सलरेट्स इन लार्जर इन पेस। तो मैं समझता हूं अमेरिका को अभी भी अकल आ जानी चाहिए, क्योंकि दुनिया इस वक्त बहुत दुखी है अमेरिका के साथ, और ग्लोबल डिसऑर्डर बनाने में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। आज जितना भी ग्लोबल डिसऑर्डर है उसका सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, उसका नाम है मिस्टर ट्रंप, जो मुझे लगता है दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। और अगर अभी भी यूएन या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या बाकी जो पीस लविंग लीडर्स हैं, ग्लोबल लीडर्स हैं, इंटरवीन नहीं करते हैं, तो हम बहुत खतरनाक दौर से आगे हमको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ नावेद शिको साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। नावेद शिको साहब शायद हमारे साथ अभी लाइन पर नहीं है। राहुल लाल साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। 12 दिन का वॉर हमने देखा है। 12 दिन के इस वॉर में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेमी ये जंग थी या सेमी वॉर था, और ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया था, किस तरीके से यहाँ इजराइल को घुटने पर ला दिया था, और अमेरिका को भी। हालांकि B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही थी उतना नुकसान होता हुआ नजर नहीं आया, और ईरान एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर पिछले 3 साल से चल रहा है। यूक्रेन कितना छोटा मुल्क है, लेकिन ये वॉर कितना लंबा चला। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की ये जंग कितनी लंबी खींच सकती है, और ग्लोबली इसके क्या असरात आप देख रही हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आपने बताया ना कि वो 12 दिनों की जो लड़ाई और उस लड़ाई का जो परिणाम आया,
उस परिणाम ने ही कहीं कहीं इजराइल और अमेरिका दोनों को टेंशन में ला दिया कि ईरान की शक्तियां कितनी ज्यादा है। ये ईरान को अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास कर रहे थे। और जो सबसे बड़ा मामला है कि ईरान अपने जो है कि मिसाइल खत्म करे, ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो है कि वो हथियार ना बनाए, उस प्रोग्राम में ना जाए। अब जिस प्रकार से ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं बिना किसी ठोस कारण के, वैसे स्थिति में तो बहुत आवश्यक है कि दुनिया के बाकी देशों को भी अपने सशक्तिकरण के लिए सोचना चाहिए। सोच के देखें कि अगर ईरान अपने लिए मजबूत जो है कि वो मिसाइल प्रोग्राम अगर पहले से तय करके नहीं रखता तो आज वो किस प्रकार से सामना कर रहा होता। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे दुनिया के अन्य देशों को भी, जब हम लोग बातचीत करते हैं परमाणु निशस्त्रीकरण की या हथियारों के निशस्त्रीकरण की बातचीत करते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे तय हो रहा है कि ये दुनिया में कहीं कहीं अन्य देशों को भी, छोटे देशों को भी ये मजबूर करेगा कि वो अपने अन्य खर्चों को छोड़ के रक्षा बजट पे अपने खर्च में वृद्धि करें। तो ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति की तरफ ट्रंप दुनिया को लेके जा रहे हैं और वो स्थिति कहीं से भी बेहतर नहीं है। अब जो आपका दूसरा सवाल था कि ये लड़ाई, देखिए हम लोगों ने बिल्कुल देखा यूक्रेन और रूस की लड़ाई अभी तक सोचिए कि वो चली रही है, वो खत्म नहीं हुई है। वो यहाँ पे यूक्रेन जो है कि छोटा सा देश था और वो रूस के साथ एक संघर्ष की स्थिति हम लोगों ने देखी। यहाँ पे ईरान अपने आप में काफी मजबूत और पावरफुल है वो देश, और उस स्थिति में यह लड़ाई हमें तो खैर ज्यादा लंबी तो खींचने वाली उम्मीद हमें इस बार भी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर ट्रंप सच में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल की अगर 2025 में सफलता नहीं मिली 12 दिनों में, तो फिर इस बार कुछ सफलता हासिल करें तो हमें फिर भी नहीं लग रही कि लंबी लड़ाई चलेगी। लेकिन कहीं कहीं ये ईरान को और बाकी दुनिया के देशों को ये चीजें वो उस रास्ते पे कि वो अपने सुरक्षा के लिए और मजबूत उपाय अपनाए, उसके लिए जो है कि मजबूर करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अमेरिका के जो अन्य जो देश हैं खाड़ी में, जो जहां पे अमेरिका के बेस बने हुए हैं, जो अमेरिका के पिट्ठू देश हैं, उनकी सुरक्षा कितने खतरे में आ रही है अमेरिका के साथ मित्रता निभाने में। ये उन देशों को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपनी विदेश नीति को किस तरह से सोच के देखें। और दुनिया के ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ना तय ही है, चाहे वो हॉर्मुज की खाड़ी हो, चाहे अब दूसरे अन्य तेल, पूरे दुनिया भर में जो तेल का सप्लाई है वो सप्लाई इसी क्षेत्र से होना है। अगर इस पूरे रीजन में जिस तरह से आज ईरान ने एकदम चौतरफा अमेरिका के 8 देशों के बेस पे जो है कि हमले किए हैं, तो उसके असर तो, और अगर ये लड़ाई इसी तरह से लंबे चल गई और उन देशों तक में सच में फैल गई है लड़ाई, तब तो फिर पूरे दुनिया भर में जो है कि हमें लग रहा है कि महंगाई है इतनी हाहाकार स्थिति में होगी और डीजल पेट्रोल को लेके उसकी किल्लतें होंगी और उसकी प्राइसेस काफी हाई हो जाएगी। तो ये एक ऐसे संवेदनशील, ऐसे एक्स्ट्रा संवेदनशील जगह में ये लड़ाई छिड़ रही है जिसकी कीमत सारे दुनिया के सभी देशों को चुकानी पड़ेगी। ये एक बड़ी खतरनाक स्थिति है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि कम से कम जो दुनिया के दूसरे अन्य ताकतवर देश हैं वो अब इस समय अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए और वो कहीं कहीं ईरान को समर्थन हासिल देने। तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत जैसे देश को किस तरह से कठोर जो है अमेरिका शर्त लगाता है कि आप रूस से तेल खरीदिए, नहीं खरीदिए। हम लोगों की स्पष्ट पॉलिसी रही थी, सुषमा स्वराज जी का उसमें विदेश मंत्री थे, उनके स्पष्ट बयान थे सदन के भीतर कि भारत केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को मानेगा। लेकिन सोचिए कि दुनिया के सबसे अच्छे क्वालिटी सस्ते तेल 2019 से भारत नहीं खरीद रहा है, हम लोग नहीं खरीद रहे हैं उसको। अब रूस से हम लोग खरीद रहे थे, उसके ऊपर भी प्रतिबंध है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां कहीं से बेहतर नहीं है। भारत के लिए तो स्थितियां और बड़ी दिक्कत वाली चीज होगी। भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ब्रिक्स में ईरान भी शामिल है, रूस भी शामिल है। तो आप इस पूरे मामले पे भारतीय विदेश नीति को बड़ी मुखर होकर कहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अभी जस्ट वहां से आए हैं और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए हैं, वो टाइमिंग अपने आप में जो है कि वो चौंकाने वाला मामला है। तो इसके बहुत सारे, भारत के संदर्भ में भी बहुत सारे पहलू उभर के सामने में आ रहे हैं शबनम जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो ये मामला जो है कि जिस तरह से पूरे के पूरे खाड़ी क्षेत्र को इसने, मिडिल ईस्ट को पूरे के पूरे इसमें इन्वॉल्व हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में, हमें लग रहा है कि अमेरिका के ऊपर दबाव काफी तगड़ा बनेगा और ये लड़ाई लंबी नहीं खींच पाएगी ज्यादा। ठीक है सर, हमारे साथ सोहेल काजमी साहब इस वक्त मौजूद हैं और चाहूंगी कि सोहेल काजमी साहब के पास मैं जाऊं। सोहेल काजमी साहब, आपको क्या लगता है मिडिल ईस्ट के जितने भी 9 ममालिक के ऊपर जो अटैक किए गए, 8 से 9 ममालिक के ऊपर ईरान के जरिए, और ये सारे अटैक कहाँ किए गए ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसे फैलाने की कोशिश होती है कि ईरान जो है जुल्म कर रहा है, दूसरे देशों के ऊपर अटैक कर रहा है। ये अटैक अमेरिकी बेस के ऊपर किए गए, सीधे तौर पर एक सिलेक्टिव टारगेट यहाँ सेट किया गया है, अमेरिका को टारगेट किया गया क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया है। आपको क्या लगता है ये जो अटैक है मिडिल ईस्ट के अंदर, खाड़ी देशों के अंदर, जहां जहां अमेरिका के बेस है,
उन पर अटैक करना ईरान का, क्या ये तीसरी जंग की तरफ जा रहा है जो खबरें गर्दिश कर रही हैं? कितनी सच्चाई इसमें आप देखते हैं? बिल्कुल, हम दुआ करते हैं अल्लाह ना करे कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएं, लेकिन यह कि अगर सीरियस ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो इंटरवीन करना शुरू हो जाए तो हम बिल्कुल वॉर की तरफ हम चले जाएंगे, और हर दुनिया के हर टेबल पे, हर डाइनिंग टेबल पे उसका असर जो है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए, आपने खुद ही कहा कि 9 के 9 बेसिस जो हैं वो यूएस बेसिस हैं, जिस जिस ममालिक में भी हैं। ये दर्शाता है कि ईरान की जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, ईरान का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल बहुत मजबूत है, और वो मरने और मराने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि एक हद होती है, एक लिमिट होती है। किसी मुल्क को आप इतना स्नब करेंगे, किस हद तक स्नब करेंगे, किस हद तक सैंक्शंस लगाएंगे। और इसका हमें जो इल्म है ये शायद जब हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में थे तभी से होना शुरू हो गया था, और हमारे कुछ नेशनल लीडर्स ने भी इसको कोट किया था। जिस वक्त प्रधानमंत्री वापस आएंगे इंडिया में तो ये जरूर ईरान पे अटैक करेगा। तो ये दर्शाता है, देखिए अफगानिस्तान दुश्मन बन गया अमेरिका का। क्यों बन गया? क्योंकि उसने सरजमीन नहीं दी उसको यूज करने के लिए। पाकिस्तान दोस्त बन गया अमेरिका का। आसिम मुनीर जो है बार बार लंच पे जाते हैं क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन चाहिए ताकि वो यूज कर सके गाजा में, और उसको जो नियरेस्ट स्टेशन पड़ते हैं जहां से उसका अटैक जो है नियर बाई होता है। तो समझ लीजिए जो उसकी डिक्टेशंस पे काम करता है तो उसका दोस्त है। कितने दिन दोस्त है ये वो मुल्क भी जानते हैं। आज पूरे दुनिया जानती है कि अमेरिका किसी का दोस्त, परमानेंट दोस्त नहीं है। सुबह दोस्त है, शाम को दुश्मन बन सकता है, जब तक उसका मकसद है, जब तक उसका मतलब है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया एक जियो पॉलिटिक्स से चलती है। दुनिया पूरी जो है एक टू टायर डिप्लोमेसी पे हमेशा चलती रही है, जिसमें आदान प्रदान पॉइंट ऑफ व्यू का होता रहा है, और ये दुनिया आगे बढ़ती रही है। जहां आपने पॉइंट ऑफ व्यू बंद कर दिया, आपने जियो पॉलिटिक्स बंद कर दी, आपने यूएन ऑब्जर्वेशंस बंद कर दी, यूएन रेजोल्यूशंस को नहीं मानना छोड़ दिया, लॉ ऑफ जो कानून है पूरी दुनिया का उसको एक साइड पे रख दिया। अल्टीमेटली डिजास्टर किसका होगा? डिजास्टर आपका ही होगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है एक दूसरे से जुड़ी है, चाहे छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है। कौन न्यूक्लियर पावर होगा, कौन न्यूक्लियर पावर नहीं होगा, किसके मुल्क में कौन सी मशीनरी, कौन से इक्विपमेंट, कौन सी फैक्ट्रीज, कौन से चीजें लगेंगी, वो अमेरिका परमिशन देगा तभी होगा। एक लिमिट है, और उस लिमिट को जो क्रॉस कर रहा है अमेरिका, मुझे लगता है इसका खमियाजा आने वाले दिनों में, गुड और बैड, वो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और सीरियसली मैं आपसे कह रहा हूं, जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, उससे लगता है कि जो दबे हुए मुल्क भी हैं, जो दबी हुए आवाज में बात नहीं करते थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अगर ये वॉर बढ़ती है वो खुल के अमेरिका के खिलाफ आएंगे। नॉर्थ कोरिया तो आ चुका है, आपने देखा, चाइना आ चुका है, और भी जो ममालिक हैं जो छोटे बड़े हैं वो भी आएंगे और खुल के जो है अमेरिका को इसका जवाब देंगे। बिल्कुल। राहुल हाल साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी आया है इस जंग के दौरान, कहते हैं कि हम जब तक अपना हदफ हासिल नहीं करेंगे अब पीछे नहीं हटेंगे, उसके बाद इस मुल्क को उन लोगों के हवाले कर देंगे जो यहाँ के बाशिंदे हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से इस मुल्क को चलाइए, ईरान को। इतनी बड़ी वो एक पिक्चर देख रही हैं। लेकिन आज ही शाम होते होते ईरान के अंदर, ईरान की सपोर्ट में अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिस तरीके से हमले ईरान के ऊपर किए गए हैं। तो आप किसे खिताब कर रहे हैं? ये एक आप माइंड गेम कहीं ना कहीं प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अमेरिका कौन होता है कि ईरान में नेता, लीडर कौन हो और कौन नहीं हो वहां पे नेता? ईरान में लीडर कौन होना चाहिए वो ईरान की जनता तय करेगी, वो अमेरिका का काम नहीं है तय करना। लेकिन अमेरिका जबरन जो है कि आपको हम नहीं शायद पसंद नहीं, आप उनको चाहते हैं कि वो हट जाए। कोई कठपुतली जैसा व्यक्ति आए, जैसा आप कहें आपके हिसाब से चले, वो उस प्रकार के व्यक्ति को आप चाहते हैं कि निजाम उनके हाथ में आ जाए, और फिर ये बयान देना कि हम ईरान के नागरिकों के हित में यह निर्णय ले रहे हैं। ईरान के नागरिकों के हित में निर्णय लेते तो फिर इजराइल किसी भी हालत में स्कूल पर हमला नहीं करता जहां पे 50 से ज्यादा निर्दोष जो है मासूम मारे गए हैं वहां पे। तो आप स्थिति देखिए कितने कैलकुलेटेड हमले हैं। अगर हम लोग देखें जो हमले ईरान के ने किए हैं वो सीधे चुन के जो है कि अमेरिका के जो बेस हैं, अमेरिका के बेस के ऊपर ही किए गए हैं। लेकिन क्या ईरान के ऊपर जब हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, क्या वहां पे इसकी सावधानी रखी गई है? बिल्कुल नहीं रखी गई है। इन चीजों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। तो ऐसे समय में देखिए ये हर कोई समझ रहा है कि वो जो ईरान के लोगों को ढाल बनाकर जो अमेरिका छुपना चाह रहा है उसके लिए कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। इन लोग, ये कितने न्यायप्रिय व्यक्ति हैं वो हम लोग को गजा के प्रकरण में दिखा, कितने न्यायप्रिय है वो हम लोग पिछले जो 12 दिनों की जो लड़ाई चली थी उसमें हम लोगों ने देखा था। तो एक
एक पक्षी तौर पे सीधे सीधे उकसाने वाला कि एक देश जिसके साथ आप वार्ता के टेबल पे बैठे हुए हैं उसके ऊपर सीधे सीधे जो है कि हमला कर देना, तो ये दबाव बनाने की सीधे एक रणनीति है। और मैं आपको सीधे कह सकता हूं कि इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं अमेरिका के लिए, जिस तरह से उसने जबरन जो है कि ट्रेड वार पूरे दुनिया भर के देशों के विरोध में चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई, फिर उसके बाद अपने किसी और नियम कानून के हिसाब से फिर भी 15% का टेरिफ कहीं उठा के फिर टेरिफ डाल दिया। तो एक तरह से पूरे दुनिया भर में हम लोग देखें आज क्या, ठीक है अभी ब्रिटेन के बयान आ रहे हैं समर्थन में, इस पूरे मामले के समर्थन में, लेकिन क्या यूरोप अब उसी तरह से अमेरिका के समर्थन में खड़ा है? अमेरिका के अपने ही दोस्त मित्र क्या अब उसके साथ उस मजबूती के साथ खड़े हैं? तो जो देख रहे हैं कि जो दुनिया के जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, दुनिया में पावर्स के जो है कि वो संतुलन जो है कि वो अब दूसरे खेमे की तरफ जा रहा है। अमेरिका की शक्तियां जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप निर्णय ले रहे हैं, कहां तो वो शांति दूत होने का दावा कर रहे थे और उन्होंने वो अब खुल के कहता है कि हमने जो है कि ईरान के ऊपर हमले कर दिए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हमले कर दिए हैं। तो जो उनके कथनी है करनी है तमाम प्रकार की चीजें हैं, वो हर प्रकार के संधियों से समझौते से बाहर आ जाना, इसके कारण से पूरे दुनिया भर में एक अव्यवस्था पैदा हुई है। और कहीं ना कहीं अब अमेरिका के प्रति आक्रोश जो है वो एक वैश्विक ग्लोबल स्तर पे जो है कि वो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। अब वो सभी लोग अभी सभी देश खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक समय अब जस्ट आने वाला, बिल्कुल सहमत हूं कि वो विरोध की आवाज जो धीरे धीरे मुखर होने लग गई है सब में। जंग किसी मसले का हल नहीं है और ये भी बहुत सच है, इससे इनकार नहीं किया जाता कि अति का अंत जरूर होता है। अमेरिका जिस तरीके से अपनी एक बपौती बनाने की कोशिश कर रहा है और ईरान को कंट्रोल करने की कोशिश एक लंबे अरसे से कर रहा है, वो फिलहाल हो नहीं सकता क्योंकि ईरान अब जंग के मैदान में है और सीधे तौर पर ईरान ने कह दिया है कि जंग शुरू आपने की है, खत्म हम करेंगे। ईरान अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।